हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी पर चैप्टर 1 ठोस प्रवस्था देख रहे हैं। इसके पहले के जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। न्यू बैच जो स्टार्ट किया हूँ 2021 के लिए, उसका जो प्लेलिस्ट है अलग से बना दिया हूँ, प्रीवियस ईयर के प्लेलिस्ट से अलग है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? जिनकी संरचनात्मक इकाई जो होती है निश्चित क्रम से व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मुख्यतः ठोस को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में रचक इकाई घटक निश्चित क्रम से व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में रचक इकाई घटक निश्चित क्रम से व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्लियर, इतना आप लोगों को पता हो गया होगा। तो जिसमें ही हम क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार में से आज हम सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस चर्चा करेंगे। इसके पहले जो आयनिक ठोस और आणविक ठोस हमने बताया था, तो जो आयनिक ठोस होता था स्टूडेंट, उसमें जो संरचनात्मक इकाई या रचक घटक इकाई कहें तो वो क्या होते थे? आयन होते थे। आणविक ठोस की बात करें तो आणविक ठोस में संरचनात्मक इकाई या रचक घटक इकाई अणु होते थे। अब यहां पर हमको चर्चा करना है क्या? तो सहसंयोजी ठोस के बारे में चर्चा करना है। किसके बारे में? सहसंयोजी ठोस। तो इसमें जो रचक इकाई घटक या संरचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। क्लियर? देखिए, आयनिक ठोस में क्या लिखना था? वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई आयन अर्थात धन आयन या ऋण आयन होते हैं, उन्हें हम आयनिक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस में क्या था स्टूडेंट? वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु होते थे, उन्हें हम आणविक ठोस कहते हैं। लेकिन सहसंयोजी ठोस में आपको याद रखना है कि वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ गया होगा इतना। एग्जाम्पल मुख्य होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है हीरा ग्रेफाइट सिलिका। हीरा ग्रेफाइट सिलिका 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साथ में आपको इसमें क्या याद करना है कि जो सहसंयोजी ठोस होते हैं उनके बीच सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और साथ ही इसे हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस। और कुछ याद नहीं रखना है। देखिए, सहसंयोजी ठोस है, उसी शब्द से याद कर लेना है सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध पाया जाता है इसमें, और इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? नेटवर्क ठोस। क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सहसंयोजी ठोस में संरचनात्मक इकाई जो होते हैं वो परमाणु होते हैं। अब संरचनात्मक इकाई मतलब जिससे मिलकर बने होते हैं। ठोस हैं, किसी न किसी से मिलकर बने होते हैं, जैसे आयन हो सकता है ना, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, धात्विक परमाणु हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सहसंयोजी ठोस में क्या होते हैं? इकाई परमाणु होते हैं, संरचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के जो रचक इकाई नियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं, और जब उसमें रचक इकाई क्या हो? परमाणु हो, तब उसे हम कहते हैं सहसंयोजी ठोस। क्लियर? अगला देखें लक्षण। तो पहला लक्षण है ये ठोस परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। तो परिभाषा में ही आपने देख लिया कि संरचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु है। तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु द्वारा मिलकर बने होते हैं। आगे, इन ठोसों में अंतरकण बंधन सहसंयोजक होता है। मतलब सहसंयोजी बंध पाया जाता है ना, इतना याद रखना है कि सहसंयोजी ठोस में सहसंयोजक बंध होता है या सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अभी आप सहसंयोजक बंध की अलग से डिफिनेशन है, अलग से उस पर पूरा वीडियो बना हुआ 11th क्लास का, शायद आप लोग पढ़ाई किए होंगे, यहां पर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। आगे देखें, ये अति कठोर व भंगुर होते हैं। अति कठोर मतलब अत्यंत कठोर होते हैं, किंतु भंगुर भी होते हैं। भंगुर का मतलब ये होता है जो पीटने पर हल्का क्या हो जाए? छोटे छोटे कणों में वितरित हो जाए या बट जाए, है ना, उसे हम कहते हैं भंगुर। तो अति कठोर व भंगुर मात्र मतलब नॉर्मल भंगुर होते हैं, ज्यादा भंगुर नहीं होते, लेकिन कठोर बहुत ज्यादा होते हैं। अगला देखें, नेटवर्क के कारण ये अत्यधिक उच्च गलनांक व क्वथनांक रखते हैं। अब गलनांक क्या है? गलनांक वह ताप है जिस ताप पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए, और क्वथनांक क्या है? वह ताप है जिस ताप पर किसी पदार्थ का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वह ताप कहलाता है क्वथनांक ताप। क्लियर है ना? तो ये सहसंयोजी बंध पाया जाता है, और सहसंयोजी बंध एक प्रबल बंध होता है।
ये नेटवर्क जिसे बोला जाता है, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो इसमें सहसंयोजी बंध, प्रबल बंध के कारण इनका जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसकी गलनांक और क्वथनांक हमेशा क्या होगी, उच्च होगी। क्लियर। आगे देखें, ये उच्च वाष्पन ऊष्मा के कारण अवाष्पशील होते हैं। अवाष्पशील मतलब जिसे खुला छोड़ देने पर वाष्पित ना हो, वो कहलाते हैं अवाष्पशील। लेकिन जैसे यदि पानी को आप किसी खुले जगह पर रख दें और 1 से 2-3 दिन तक रहने दें, जितना अधिक पानी रहेगा उतना ज्यादा समय लगेगा उसको, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वो कहाँ जाता है, वाष्पित हो जाता है, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। तो वाष्पशील का मतलब है जब कोई द्रव धीरे धीरे वाष्पित अवस्था में बदल जाए तो वाष्पन की क्रिया कहलाती है। किंतु ये जो सहसंयोजी ठोस होते हैं वो अवाष्पशील हैं, वो वाष्पित नहीं होते हैं। अगला देखिए, ये ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब ना तो इसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है और ना ही विद्युत का प्रवाह होता है। मतलब ऊष्मा और विद्युत दोनों के क्या है, कुचालक है। इस प्रकार से ये लक्षण आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं जो कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसे दे दूंगा, आप उस पर ज्वाइन कर लेना। जब भी मैं जो वीडियो डालता हूं तो उसके 1 दिन बाद या उसी दिन मैं उनके नोट्स दे दिया करूंगा फोटो लेकर के, जिससे आप अपना नोट्स बना सकेंगे। यदि बाद में जुड़ते हैं तो आपको शायद फिर नहीं मिल पाएगा, लेकिन अभी मिलेंगे तुरंत मैं वहां पर डाल देता हूं। ठीक है, चलिए अब अपन चर्चा करने वाले हैं धात्विक ठोस। तो जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि सहसंयोजी ठोस में संरचनात्मक इकाई क्या होते थे, परमाणु होते थे। लेकिन स्टूडेंट धात्विक ठोस में संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होंगे। इतना याद रखना है कि आयनिक ठोस में आयन होते थे, आणविक ठोस में अणु होते थे, सहसंयोजी ठोस में परमाणु होते थे, लेकिन धात्विक ठोस में धातु परमाणु होंगे। ठीक है ना। तो वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होते हैं स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं धात्विक ठोस कहते हैं। क्लियर। इनके एग्जाम्पल जो भी धातु को, यदि मतलब धातु जो ठोस अवस्था में दिखाई दे, आप सब कुछ लिख सकते हैं। जैसे कापर है, रजत है, निकिल है, ठीक है ना। लोहा भी आप लिख सकते हैं, धात्विक ठोस है ना, धातु है लोहा, आयरन, तो कापर, निकिल, रजत है ना, और आपका हो जाएगा लोहा। ऐसे एग्जाम्पल आप याद कर लें। ठीक है ना। कोबाल्ट भी याद कर सकते हैं आप। अब देखते हैं अपन धात्विक ठोसों के लक्षण। तो बस सेम है, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, बस कुछ भी नहीं है। अब आपने सहसंयोजी ठोस में पहला क्या देखा था कि रचक इकाई घटक मतलब संरचनात्मक इकाई क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। मतलब परमाणु से मिलकर बने होते थे। तो धात्विक ठोस किससे मिलकर बने होंगे, धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। दूसरा देखें, इन ठोसों में अंतरकण बंधन धात्विक बंध होता है। मतलब आपको इसको सरल भाषा में लिखना है कि धात्विक ठोसों में धात्विक बंध पाया जाता है। धात्विक ठोसों में धात्विक बंध पाया जाता है। सरल भाषा में आपको लिखना, कोई भी चीज है उसे सरल भाषा में लिखने की कोशिश करें और समझने की भी कोशिश करें। अगला, ये अति मुलायम से अति कठोर होते हैं। मतलब कुछ मुलायम भी होते हैं और कुछ कठोर भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे सोडियम अति मुलायम है और ऑस्मियम अति कठोर है। मतलब मुलायम अवस्था में भी और कठोर अवस्था, दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। अगला, ये निम्न से उच्च गलनांक व क्वथनांक रखते हैं। जैसे देखिए, जो मुलायम होते हैं उनमें गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, निम्न होगा। लेकिन जो अत्यंत कठोर होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। मतलब जो धात्विक ठोस है वो उच्च गलनांक वाले भी होते हैं और निम्न गलनांक वाले भी होते हैं, और निम्न क्वथनांक और उच्च क्वथनांक दोनों प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, ये निम्न से उच्च वाष्पन ऊष्मा रखते हैं। कहने का मतलब वाष्पन ऊष्मा क्या है, वाष्पन ऊष्मा है क्या चीज। जैसे कोई पदार्थ है द्रवित अवस्था में, वो वाष्प में बदल रहा है, तो कुछ ना कुछ वो ऊष्मा के कारण बदल रहा है। जैसे आपने पानी को गर्म किया, जब पानी को गर्म करते हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि पानी को गर्म करते हैं तो पानी वाष्प अवस्था में बदल रहा है और वायुमंडल की ओर जा रहा है। मतलब वो कुछ ना कुछ ऊष्मा ग्रहण किया, और जब ऊष्मा ग्रहण किया तो उसके अणु दूर दूर हुए, और दूर दूर होने से वो वायुमंडल में उपस्थित वायु में मिल जाते हैं और वो वाष्पित होकर के ऊपर चले जाते हैं। यही चीज है ना। मतलब किसी भी द्रव को वाष्प अवस्था में बदलने के लिए कुछ तो ताप लगेगी, कुछ ना कुछ तो ऊष्मा होगा वहां पे, तो वही ऊष्मा कहलाएगा स्टूडेंट वाष्पन ऊष्मा। क्लियर, चीजें तो समझ में आ रही होगी कि वाष्पन ऊष्मा है क्या चीज। द्रव को वाष्प अवस्था में बदलने के लिए जो ऊष्मा लग रही है, जो उसमें ऊष्मा मतलब कहीं ना कहीं से प्राप्त हो रहा है, तो वही ऊष्मा जो है
बाष्पन ऊष्मा कहलाएगा। अगला देखें, ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इसमें ऊष्मा का भी प्रवाह होगा और धारा का भी प्रवाह होता है। ये तन्य व आघात वर्धनी होते हैं। तन्य मतलब इसे खींचा जा सकता है, क्लियर है ना, क्या होते हैं, तन्य, ठीक है ना, और आघात वर्धनीय भी होते हैं। ये सारी चीजें आप तन्यता, आघात वर्धनीयता, भंगुरता सब 11वीं में पढ़े स्टूडेंट, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना भाइयों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है उस पर कई लोगों को इन्वाइट करो, सबको जोड़ो भाई, आप लोगों को फायदा होगा, साथ ही आपके दोस्तों को फायदा हो सके। मैं यही चाहता हूं, इसलिए मैंने ग्रुप बनाया है। लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वहां पर मेरा पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा, बट यार आप चैटिंग करने की कोशिश ना करें। ऑल टाइम मेरे पास टाइम नहीं रहता, सोच सकते हैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग ग्रुप पे जुड़े। जो मैं मेरे द्वारा आपके लिए सेवा है मैं देता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है, मैं आपके लिए फ्री सेवा दे रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलता हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।